वहीं विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन के लिए दावोस सज धज कर तैयार हो चुका है, जिसमें यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा के आसार भी हैं। देखिए, 2.5 साल के लंबे समय के बाद स्विस के रिसोर्ट शहर दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत सहित कई वैश्विक नेताओं को यूक्रेन संकट, जलवायु परिवर्तन और दुनिया को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए देखा जा सकता है। दुनिया भर के अमीरों और ताकतवरों का हाई प्रोफाइल वार्षिक सम्मेलन रविवार शाम को एक स्वागत समारोह के साथ शुरू होगा, जो गुरुवार 26 मई तक जारी रहेगा। सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज समेत अन्य विश्व नेता वक्ताओं में शामिल हैं। भारत से 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी के साथ ही 2 मुख्यमंत्रियों के कई अन्य राज्यों के नेताओं और सार्वजनिक हस्तियों और कई सीईओ के साथ अगले 6 दिनों में यह प्रमुख मुद्दों में चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर 50 से अधिक सरकार या राज्य के प्रमुखों को इस वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने की उम्मीद है। ये बैठक आमतौर पर जनवरी में यहाँ होती है, जब ये छोटा सा शहर पूरी तरह बर्फ से ढका होता है। तो दावोस पूरी तरह से तैयार थे इस दौरान जंग को लेकर, चूंकि रूस और यूक्रेन की जो जंग है उसे लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भी कई वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही बात करेंगे रूस के, चूंकि दुनिया भर में रूस यूक्रेन के अंत का इंतजार है, लेकिन रूस फिलहाल युद्ध के अंत की ओर बढ़ता नजर नहीं आ रहा, विकराल करने की तैयारी में है। हम ये क्यों कह रहे हैं, 1 मिनट में आपको दिखाते हैं। क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा चलेगा या रूस कुछ और देशों पर अटैक करेगा, या फिर युद्ध का विकराल मंजर अभी और देखना बाकी है? क्योंकि रूस ने संकेत दे दिया कि वो युद्ध के अंत पर विचार नहीं कर रहा, बल्कि रूस युद्ध को और भड़काने पर विचार कर रहा है। क्योंकि रूस ने सेना भर्ती के अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया। रूसी नागरिकों के लिए सेना भर्ती में उम्र की सीमा को बढ़ा दिया गया। अब 18 से 40 साल के बीच लोग सेना भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। तो वहीं विदेशी नागरिकों के लिए आयु सीमा को 18 से 30 साल के बीच रखा गया है। रूसी सरकार के अनुसार ज्यादा क्षमता वाले हथियारों को चलाने के लिए अनुभवी लोगों की जरूरत है, क्योंकि रूस हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में कर रहा है। यूक्रेन का सामना कर रही रूसी सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। ऐसे में रूसी सेना की संख्या बढ़ाने पर रूस अब ध्यान दे रहा है, ताकि यूक्रेन पर दबाव बना रहे। इस युद्ध के कारण रूस के सामने कई चुनौतियां हैं। पड़ोसी देश फिनलैंड और उसका सहयोगी स्वीडन भी अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने पर विचार कर रहा है। ऐसे में रूस खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा है। तो ना कि रूस रुका के और ना कि यूक्रेन पीछे हटा के, ऐसे में लगातार जो कि तमाम देश इंतजार कर रहे हैं कि युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन युद्ध खत्म होने की दिशा में बढ़ता नजर नहीं आ रहा। चलिए बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से भारत की विदेश नीति के कायल नजर आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने भारत की तारीफ की है, कैसे देखें। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इन दिनों भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बार इमरान खान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की प्रशंसा करते नजर आए। कहा कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने में काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भाग रही है। इमरान खान की प्रतिक्रिया भारत सरकार की ओर से पेट्रोल की कीमतों में 9.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती किए जाने के बाद सामने आई। इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद जनता को राहत देने के लिए रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदा। हमारी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से यही हासिल करने के लिए काम कर रही थी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि पूर्व पाक पीएम इमरान खान भारत की तारीफ करते नजर आए हों। इससे पहले जब वो पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते, तब भी उन्होंने अपने भाषण में भारत की विदेश नीति की खूब प्रशंसा की थी। उनके इस बयान में दुनिया भर में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। तो ये बिल्कुल पहला मौका नहीं है जब इमरान खान की ओर से भारत की विदेश नीति की तारीफ की गई हो। इसके अलावा रूस और यूक्रेन में जंग जारी है, ये आप जानते हैं। ऐसे में कोई यूक्रेन के साथ खड़ा है तो कोई अमेरिका के साथ है, लेकिन अब रूस ने अमेरिका पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद देने वाले अमेरिका पर रूस ने साइबर अटैक के आरोप लगाए हैं। देखिए, कुछ युद्ध जंग के मैदान में होते हैं तो कुछ कूटनीतिक जंगें भी होती हैं। रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में अमेरिका रूस को चुनौतियां पेश कर रहा है, और इस जंग में रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने रूस पर कारोबारी प्रतिबंध लगवा दिए हैं। तो वहीं रूस के खिलाफ आक्रमणकारी होने का प्रोपेगेंडा भी खूब चलाया। अमेरिका न केवल यूक्रेन को हथियार भेज रहा है, बल्कि आर्थिक मदद भी खूब दे रहा है। लेकिन अब रूस की तरफ से अमेरिका पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। रूस ने कहा है कि उसके देश पर साइबर अटैक किए गए हैं।
ताकि रूस की खुफिया जानकारी को चुराया जा सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनके देश पर साइबर हमला हुआ है। इसके पीछे कुछ पश्चिमी देशों और अमेरिका का हाथ हो सकता है। हालांकि रूस ने ये साफ कर दिया कि साइबर अटैक विफल रहा और रूस किसी भी साइबर हमले को झेलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जब वो मैदान में जीत रहे हैं तो उनके विरोधी खुफिया जानकारी चुराने के लिए साइबर अटैक का सहारा ले रहे हैं। तो लड़ाई जारी है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन अमेरिका की बड़ी भूमिका इसमें नजर आ रही है। अब रूस की ओर से बड़ा आरोप लगा दिया गया है अमेरिका पर। इसके अलावा आज रात पीएम मोदी जापान के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में शिरकत करने वाले के हिस्सा बोलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। इस दौरे में पीएम मोदी जहां एक तरफ क्वाड नेताओं की शिखर बैठक में शिरकत करेंगे, तो वहीं करीब 36 घंटे की इस यात्रा में उनकी मुलाकातें अमेरिकी राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के अलावा ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम से भी होगी। पीएम मोदी की इस तीसरी जापान यात्रा में जहां एक तरफ क्वाड नेताओं की तरफ से महत्वपूर्ण एजेंडा चर्चा के लिए मेज पर होगा, तो वहीं द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान भी निवेश, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत होनी है। पीएम मोदी देर रात जापान के लिए रवाना होंगे और 23 मई को टोक्यो पहुंचते ही उनके कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्वाड के भविष्य और उनके प्रभावी बने रहने के लिहाज से टोक्यो की बैठक को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के अनेक देश जहाँ आर्थिक और सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं क्वाड के वादे जमीन पर उतरने में फिलहाल कमजोर ही नजर आते हैं। ऐसे में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की कोशिश होगी कि ठोस नतीजे देने वाली योजनाओं को तेजी से बढ़ाया जाए। जापान में पीएम मोदी की जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आमने सामने की दूसरी मुलाकात होगी, तो वहीं जापान के पीएम किशिदा से वो महज 2 महीने के अंदर दूसरी बार मिलेंगे। तो क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम और दुनिया भर के देशों की नजर भारतीय पीएम पर और भारत पर जरूर रहेगी। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा इस दौरान की जाएगी। वहीं नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की है। जी हां, पीएम की ओर से बातचीत की गई। खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी जीत पर पूरे देश को, पूरे भारत को गर्व है। देखिए, बैडमिंटन के प्रतिष्ठित टूर्नामेंट थॉमस कप पर भारत ने पहली बार टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेताओं से खास बातचीत की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात करते हुए कहा कि आपकी जीत पर पूरे भारत को गर्व है। पीएम मोदी ने इस दौरान टीम से कहा कि आपको अभी और खेलना है और देश को खेल की दुनिया में आगे लेकर जाना है। देश की आने वाली पीढ़ी को खेल के लिए प्रेरित करना है। ये बात सही है कि पहले थॉमस कप में हम इतने पीछे रहते थे कि देश में इस प्रकार के टूर्नामेंट की चर्चा भी नहीं होती थी। लोगों को पता भी नहीं होता था कि कोई इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो रही। और इसलिए जब लोगों को खबर पहुंची तो मैंने आपको फ़ोन पर भी कहा था कि शायद हिंदुस्तान में। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी तरफ से और पूरे भारत की तरफ से आप सभी को बधाई। वहीं इस दौरान लक्ष्य नाम के खिलाड़ी ने पीएम मोदी से बात करते हुए कहा कि आपसे मिलकर हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आगे भी देश के लिए इसी तरह से मेडल जीतते रहें। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। इस बातचीत के दौरान पीएम ने हरियाणा की तारीफ भी की है और कहा कि हरियाणा की मिट्टी में कुछ तो खास है कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा मेडल्स लेकर आते हैं। वहीं देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की आप बात करेंगे, कोरोना के 2226 नए मामले सामने आए थे, तो 65 लोगों की जान भी गई है। देखिए, भारत में कोरोना वायरस के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में एक बार फिर 2000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। हालांकि आंकड़ा एक दिन पहले यानी 21 मई के आंकड़े से थोड़ा कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 2226 नए केस सामने आए हैं। वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 22 मई को जारी किए गए आंकड़ों में मौत की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले 21 मई को कोरोना के कुल 2323 नए मामले सामने आए थे और 25 लोगों की मौत हुई थी। मंत्रालय के मुताबिक देश में जिन 65 और मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें से 63 की मौत केरल में और एक मरीज की मौत दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई। हालांकि एक्टिव मामलों में अब थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। देश में कुल एक्टिव मामले 15,000 से घटकर अब 14,955 तक पहुंच चुके हैं, जिसके बाद एक बार फिर से इसका असर नजर आया और इन बंदिशों की वजह से कोरोना के केस एक बार फिर से नीचे आ रहे हैं और दिन ब दिन ये आंकड़ा कम होता जा रहा है। हालांकि केरला में 63 लोगों की मौत वाकई चिंताजनक है। ऐसे में वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो कोरोना की अलग अलग लहरें और कोरोना के अलग अलग स्वरूप देश में देखे गए हैं। पिछले दिनों आप जानते हैं 4000 से अधिक दैनिक मामले सामने आ रही थी, तो अब थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं कोरोना काल में अभी कोरोना का अंत हुआ भी नहीं है कि एक और
बीमारी दुनिया में दस्तक देने लगी है। भले ही अभी इस बीमारी के केवल 100 के मामले दुनिया में सामने आए हैं, लेकिन बीमारी बेहद खतरनाक मानी जा रही है। देखिए, कोरोना काल में अभी दुनिया भर में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। कहीं कोरोना पर कंट्रोल है तो कहीं लॉकडाउन तो कहीं आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी कोरोना का खात्मा इतना जल्दी होता नजर भी नहीं आ रहा। और इसी बीच कोरोना काल में एक और बीमारी ने दहशत बढ़ा दी। ये बीमारी है जो याद दिलाती है चिकन पॉक्स को। दुनिया भर में चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया और इसका वैक्सीनेशन दुनिया भर के देशों का एक हिस्सा बन गया। लेकिन अब एक और बीमारी आ गई है जो कुछ चिकन पॉक्स से मिलती जुलती है, लेकिन उससे ज्यादा भयंकर है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बाद मिलती जुलती बीमारी सामने आई है और इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। ये बीमारी ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका तक में फैल चुकी है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में इस बीमारी के 100 केस सामने आ चुके हैं। पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी के प्रकोप से ठीक तरह से उभरा भी नहीं था कि इस नई दुर्लभ बीमारी ने दस्तक देकर हर किसी को डरा दिया। भले ही इस नई बीमारी का आंकड़ा कम हो, लेकिन इस बीमारी को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा रही है। तो मंकी पॉक्स की खबरों के बीच भारत सरकार की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया कि बाहर से आने वाले यात्रियों, खास तौर पर अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राज्य रेवेन्यू अदालत की ओर से दोषी करार दिया गया है। 26 मई को सजा का ऐलान भी किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया गया। चौटाला को सजा कितनी होगी, इसको लेकर अब 26 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट ने 2 दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहे। कोर्ट की तरफ से आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की मुश्किलें बढ़ गयी। वो जीबीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल 2 जुलाई को तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। बता दें, सीबीआई ने 26 मार्च 2010 को पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से अपनी वैध आय में काफी अधिक बढ़ोतरी की थी। ये उनकी आय से कहीं ज्यादा है। जानकारी के अनुसार साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में पहले ही सजा पूरी कर ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ गए हैं, लेकिन चूंकि काफी एज उनकी हो गई है, बीमार वो रहते हैं। उनके वकील का भी कहना है कि इन्हीं 2 फैक्टर, इन्हीं आधार पर उनका प्रयास रहेगा कि मिनिमम सजा उन्हें मिले। इसके साथ ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में इस बार दुबई से शेख माजिद राशिद अल मौला के निजी सलाहकार भी पहुंचे। आखिर दुबई के शेख के निजी सलाहकार का विज के जनता दरबार में क्या काम रहा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में इस बार दुबई के शेख के निजी सलाहकार कबीर पहुंचे। निजी सलाहकार के अंबाला पहुंचने के पीछे की वजह दुबई में हरियाणा के व्यापारियों को बढ़ावा देना था। दरअसल हाल ही में दुबई में एक समिट हुआ था, जिसमें हरियाणा के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए विज ने शेख के साथ बातचीत की थी। उसी सिलसिले में शेख का निजी सलाहकार अंबाला पहुंचा। दुबई के शेख के निजी सलाहकार ने ये संदेश दिया है कि दुबई के शेख की संस्था मैजेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स के जरिए हरियाणा का कोई भी व्यक्ति दुबई में व्यापार कर सकता है। मैंने हरियाणा के साथ ही अच्छे व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बात कही। वहीं विज ने यह भी कहा कि दुबई के शेख का ये प्रस्ताव भी हरियाणा सरकार के सामने रखेंगे। हरियाणा सरकार अगर ये प्रस्ताव स्वीकार करती है तो इससे हरियाणा के युवाओं को दुबई में काफी मदद और फायदा मिलेगा। बात करेंगे अंबाला की, जहां दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर रेंज रोवर में सवार 2 युवतियों ने एक कार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कार चालक की मौत हो गई। साथ ही नशे में धुत युवतियों ने जमकर बवाल काटा है और पुलिस पर स्थानीय लोगों पर आरोप भी लगाए गए। देखिए, दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रेंज रोवर में सवार 2 युवतियों ने रोड पर खड़ी एक कार को पीछे से इतनी जोर से टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए। नशे की हालत में लड़कियों ने हाईवे पर भी खूब हंगामा किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जैसे तैसी युवतियों को रेंज रोवर से उतारकर पुलिस जिप्सी में बिठाया गया, लेकिन शराब के नशे में धुत इन युवतियों ने रास्ते में महिला पुलिसकर्मियों से भी मारपीट की। जब मेडिकल के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ भी युवतियों ने जमकर ड्रामा किया। क्या हुआ था वहाँ पे, बताइए आप प्लीज। वहाँ पर
हम अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर रहे थे। रोड के बीच में अगर कोई गाड़ी आएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसमें मैंने ब्रेक मारे थे। इस दुर्घटना में हिमाचल नंबर की जिस गाड़ी को टक्कर मारी गई उसमें 4 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार अन्य 3 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। मामले में डीएसपी की माने तो दोनों युवतियों का मेडिकल करवाया जा रहा है। दोनों युवतियों ने उनके मुलाजिमों यानी पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मामले में जांच भी जारी है। चूंकि एक की मौत हुई है तो वहीं युवतियों की ओर से आरोप भी लगाए गए हैं। चलिए बात करेंगे यूपी की। यूपी के सिद्धार्थनगर में बारातियों से भरी एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। सीएम योगी ने हादसे को लेकर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक बड़ा हादसा होने से 8 लोगों की मौत हो गई। बारातियों से भरी अनियंत्रित बोलेरो सड़क पर खड़े एक ट्रक में जा घुसी। हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। हादसा बारात से लौटते समय हुआ। गाड़ी में 11 लोग सवार थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक शुरू करवाया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। मामला हमारे यहाँ से बारात गई थी यहीं बस्ती के पास। बारात वापस आते टाइम एक खड़े ट्रक में गाड़ी अनियंत्रित होके जाके उसमें भिड़ गई। 11 लोग सवार थे गाड़ी में। उसमें 8 लोगों की दुर्घटना स्थल पे ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग अभी सरकारी हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर में एडमिट हैं। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया। हादसे में जान गंवाने वाले थाना शोहरतगढ़ के महला गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि यह हादसा जोगे कोतवाली क्षेत्र के काले नमक ढाबे के पास हुआ।